हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, हमने लास्ट क्लास में किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें हमने पढ़ी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लेक्चर 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ब्रांचेस को। ठीक है, और ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 100% श्योरिटी है कि आपको क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिएगा। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वही सब टॉपिक कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है जो एग्ज़ाम में आने वाले कॉन्सेप्ट है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना। तो हम वही टॉपिक को अच्छे से बार बार रिवाइज करेंगे ताकि हमारा टॉपिक स्ट्रांगली तैयार हो जाए। ओके, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और अपने साथ 3 लोगों को लेके आई: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम इन तीनों पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। ओके, चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन को, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 3 पॉलिसीज़ लेके आई, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों पॉलिसीज़ थी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं LPG। ओके, तो सबसे पहले L के बारे में पढ़ेंगे, यानी लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू क्या हुआ? लिबरलाइजेशन पॉलिसी में अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन जो भी था उन सबको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि कंट्री को क्या करना था? लिबरल करना था। जब कंट्री को लिबरल करना है ताकि कोई भी एक्सपोर्ट कर सके, कोई भी इंपोर्ट कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अननेसेसरी जो कंट्रोल लगाया हुआ है उसको रिमूव करना होगा। क्लियर हुआ? तो ये किसके लिए आया है लिबरलाइजेशन? रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। अब कौन से कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया, उसका एग्जांपल भी आपको दे रखे, लाइक परमिट्स, लाइसेंस, कोटाज एक्सेट्रा इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे लाइसेंस वगैरह, परमिट्स वगैरह, उन सबको हटा दिया गया था कि भाई आप ये सब हटा दीजिए ताकि लोग इजीली ट्रेड कर सकें। ओके, क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाएगा। दैट्स वाई लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई। क्लियर है? अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे लिबरलाइजेशन के, वो समझते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जब लाइसेंस वगैरह हटा दिए गए, परमिट्स वगैरह हटा दिए गए, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कंपटीशन अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल नहीं है। तो जब रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल नहीं होता तो कंपटीशन अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जब सभी अननेसेसरी कंट्रोल्स हटा दिए गए हैं, लाइसेंस वगैरह हटा दिए गए हैं, तो फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा। फॉरेन कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी मंगा के वो यूज़ करे तो उसके लिए कोई लाइसेंस की नीड नहीं होगी। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतने सारे कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, इकोनॉमी क्या सफ़र कर रही है? इकोनॉमी सफ़र कर रही है लॉसेस। तो उस वजह से इन्होंने सोचा कि भाई हमारे को लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लानी पड़ेगी, जिससे ये जो कंट्रोल्स हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाए। इससे ही कंपटीशन इंक्रीज होगा। ओके, और फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। लोगों को जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उस पर कोई लाइसेंसिंग वगैरह का इशू नहीं रहेगा। टू डिक्रीज द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री। जब गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल नहीं लगाएगी तो उस वे में क्या होगा? इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। इकोनॉमी जब ग्रोथ करेगी तो उस ग्रोथ से नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो जो डेब्ट बर्डन है वो कंट्री का कम हो जाएगा। ओके, कैसे होगा? जब इकोनॉमी पैसा ज़्यादा कमाएगी तो जो भी डेब्ट्स हैं उसको रिकवर कर सकती है कंट्री। ओके, तो दैट्स वाई डेब्ट बर्डन डिक्रीज होगा। क्लियर है? उसी तरह टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई लाइसेंस नहीं होगा, कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, तो उस समय पे क्या होगा? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, क्लियर है?
और लास्ट वन इज टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द मार्केट। तो लिबरल होने का मतलब ही है जहाँ लोग पहले इतना काम करके देते थे अब वहाँ इतना ज़्यादा काम करके देंगे। तो लिबरल होने का मतलब ही है कि वो साइज ऑफ द मार्केट भी एक्सपेंड हो जाएगा। जब कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं होंगे गवर्नमेंट के तो उस टाइम पे साइज ऑफ मार्केट भी एक्सपेंड होगा। क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स? सो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि लिबरल होने का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। बस आपको यही याद रखना है कि ये किसके लिए होता है, रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, परमिट, लाइसेंस, तो ये सब रिमूव कर दिया गया और कंट्री को लिबरल कर दिया गया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। तो क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो लिए गए थे लिबरलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन या पूछा जाए मेजर टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, बोथ आर सिमिलर। ओके, तो बेसिकली यही क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से लिबरलाइजेशन के लिए लिए गए थे। तो देखिए इस डायग्राम में, सो रिफॉर्म्स टेकन ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के टाइम पे क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे। तो 3 सेक्टर तो हमने पढ़े ही हैं, ट्रेड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इन तीनों सेक्टर से रिलेटेड तो रिफॉर्म्स लिए ही गए थे। उसके साथ लिया गया था फिस्कल सेक्टर के लिए रिफॉर्म, जिसको हम टैक्स रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ओके, तो वही चारों 5 रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बता रखा है। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो इन्हीं सारे रिफॉर्म्स को अब अच्छे से हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो फर्स्ट है हमारा एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था उसको हटा दिया गया था, उसको रिमूव कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के थ्रू रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल हटा दिए थे लिबरलाइजेशन में, राइट। उसी तरह गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी एबॉलिश कर दिए थे। ओके, बट उनमें से भी 5 इंडस्ट्रीज थी जिन पर से लाइसेंस नहीं हटाए गए थे। तो सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर गवर्नमेंट ने सब पे से लाइसेंस रिमूव कर दिए थे। तो वो 5 इंडस्ट्रीज कौन सी थी जिन पे से लाइसेंस नहीं हटाए गए थे? लिक्वर, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, डेंजरस केमिकल्स वगैरह एंड फार्मास्यूटिकल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेकर आई गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर का हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है, यानी कि पब्लिक सेक्टर कम करने हैं और उसको चेंज करना है कहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर्स में। यानी कि इकोनॉमी में जो भी काम होंगे वो मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में होंगे, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्शन हो गया उनका। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो थी पब्लिक सेक्टर की वो रिड्यूस हो गई। क्लियर है? बट इनमें से भी जो 3 इंडस्ट्रीज थी उनको रिजर्व रखा गया पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी गवर्नमेंट के खुद के हाथ में भी तो कुछ रहना चाहिए ना। तो उन्होंने सोचा कि जो ये 3 सेक्टर हैं, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, इन तीनों सेक्टर को गवर्नमेंट ने किस में रखा? पब्लिक सेक्टर में रिजर्व रखा। क्लियर है? तो मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिया और 3 इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, इन तीनों को पब्लिक सेक्टर में ही रखा। ओके, रेलवे अभी भी हमारी PPP पॉलिसी पे चल रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का इंटरवेंशन है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले क्या था कि फ्रीडम नहीं थी कि हम भाई गुड्स को इम्पोर्ट कर सकें। इम्पोर्ट करना मतलब कि दूसरी कंट्री से हम अपनी कंट्री में गुड्स मंगा रहे हैं, तो वो हुआ इम्पोर्ट। और अगर हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं गुड्स, तो वो होगा एक्सपोर्ट। क्लियर है? एक्सपोर्ट क्या है, इम्पोर्ट क्या है? तो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स में फ्रीडम दे दी, आप दूसरी कंट्री से गुड्स अपनी कंट्री में मंगा सकते हो। ठीक है, पहले रेस्ट्रिक्शन था कि आप बाहर से कुछ भी नहीं मंगाएंगे, बट अब है कि हम बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो द बिजनेस एंड प्रोडक्शन यूनिट्स वर गिवन फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। तो अब हम दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी वगैरह जो होती है वो इम्पोर्ट करा लेते हैं और अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब कैपिटल गुड्स अच्छे होंगे, मशीनरीज अच्छी होगी हमारी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा
एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट। अच्छी मशीन होगी तो अच्छा काम करके देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देंगे कम समय में। तो इसलिए कैपिटल गुड्स पे जो इम्पोर्ट था उसे खोल दिया गया कि आप कैपिटल गुड्स जो भी हैं जैसे मशीनरी, टेक्नोलॉजी, वो सब इम्पोर्ट कर सकते हो इंडिया में। ओके, फिर अब कर देती हूँ। तो जो भी पॉइंट्स अंडरलाइन कर रही हूँ उनको ध्यान से पढ़िएगा। अगर ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप खुद ही पॉइंट्स बना लेंगे अपने आप ही। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, एक्सपेंशन करना उसका। तो इस पॉलिसी से जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। प्रोड्यूसर को अलाउड हो गया कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अब जो नीड ऑफ लाइसेंसिंग थी वो एबॉलिश्ड हो गया है। तो जब नीड ही हट गई लाइसेंसिंग की तो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज रिफॉर्म्स इन स्मॉल सेक्टर। और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स जो थे वो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लेकर आए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती थी वो तो डेवलप हो रही थी, पर उन्होंने उसके साथ साथ अपनी एसएसआईज के बारे में भी सोचा। एसएसआईज इज स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर उन्होंने एसएसआईज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज कर दी। ओके, किसकी लिमिट? इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंक्रीज कर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, और वो भी 1 करोड़ तक की। और ये किस लिए किया गया? ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी हम मॉडर्नाइज कर सकें और उनकी भी ग्रोथ कर सकें। तो जब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में अगर सरकार पैसा लगाएगी तो वो भी इंक्रीज़ होगी, वो भी मॉडर्नाइज होगी। और जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अच्छा काम करेगी इकोनॉमी में तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्लियर है। सो आई होप आपको डीरेगुलेशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स थे वो समझ आ गए होंगे। इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आपका इसमें से क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। ठीक है, तो आप क्लास के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी हम वही सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। आगे चलते हैं। सो सेकेंड रिफॉर्म जो लिबरलाइजेशन के लिए लिया गया वो था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की एक छोटी सी कहानी है, वो सुन लेते हैं पहले। 1990 में जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी तब तक जितने भी हमारे बैंक थे वो कौन से बैंक्स थे? गवर्नमेंट बैंक्स थे। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं था। बट जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी अलाउड हो गए कि वो भी अपने बैंक्स खोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये फ़र्क आया था हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। 1990 में सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स थे, अब 1991 के बाद गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स भी इंडियन इकोनॉमी में है। तो पहले जो बैंक्स होते थे वो होते थे एसबीआई है, जैसे हमारा पीएनबी है, ये सारे बैंक्स कौन से होते हैं? हमारे गवर्नमेंट बैंक्स। और अब गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी हो गए, तो प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक है, येस बैंक है। तो कई सारे प्राइवेट बैंक्स भी गवर्नमेंट बैंक्स के साथ जुड़ गए हैं 1991 के बाद। क्लियर हुआ। सो अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो सबसे पहला रिफॉर्म ये है कि आरबीआई जो था वो फैसिलिटेटर बन गया था फाइनेंशियल सेक्टर का। ठीक है, और जितने भी डिसीजंस होते थे वो कौन लेता था? बैंक खुद लेता था बिना कंसल्ट किए आरबीआई से। तो पहले ये था कि वो आरबीआई से कंसल्ट करते थे, तो आरबीआई से बिना कंसल्ट किए बैंक डिसीजन ले सकता है। अब कैसे डिसीजन? जैसे कि एचडीएफसी बैंक को 5 ब्रांचेस खोलनी है। ठीक है, अब उन 5 ब्रांचेस को खोलने के लिए उसको आरबीआई से कोई भी परमिशन नहीं लेनी है। क्लियर है? तो इसके लिए कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये एक रिफॉर्म आया था कि बिना परमिशन लिए आरबीआई से आप 5 ब्रांचेस अपनी खोल सकते हैं, जितनी ब्रांचेस आप खोलना चाहें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी ब्रांच खुलती है इंडियन इकोनॉमी में तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो इंडियन इकोनॉमी का ही होगा ना, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी होगी। जितना ज़्यादा क्रेडिट होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, उतना डीप में आपको लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि जितना एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा बस उतना ही हम करेंगे यहाँ पर। उससे ज़्यादा करके आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी है। सो नेक्स्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी अलाउड हो गया कि आप इंडियन की फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दी गई बैंकिंग सेक्टर्स में। जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स वर ऑल्सो अलाउड अलोंग विद गवर्नमेंट बैंक्स। जितना हक पहले सरकारी बैंक्स को दिया गया था उतना ही प्राइवेट बैंक्स को भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है बैंक रेट रिड्यूस कर दी गई, क्योंकि जितनी बैंक रेट कम होगी उतनी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट था उसे भी कम कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनकरेज हो सके क्रेडिट के लिए। क्लियर है? तो कमर्शियल बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता था कि आप आओ और हमसे पैसा लो और हम आपको कम रेट पर पैसा देंगे। कौन सी रेट पर? कम इंटरेस्ट रेट पर। इस वजह से बैंक रेट भी रिड्यूस कर दी गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। आगे चलते हैं। तो अब हम समझेंगे लिबरलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म, जो कि है हमारा टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में हम दो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, तो इन दोनों रिफॉर्म्स को समझना है आपके लिए बहुत ही ईजी। सो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म ये होता है कि अगर आप एक पर्सन से डायरेक्टली टैक्स ले रहे हो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स कि इस पर्सन को इससे टैक्स लेना है और ये गवर्नमेंट है और ये हमारा बायर और ये कस्टमर। तो गवर्नमेंट को टैक्स लेना है बायर से, तो बायर किससे वसूल रहा है? कस्टमर से वसूल रहा है। ठीक है, तो ये टैक्स हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो इनडायरेक्टली टैक्स ले रहा है किससे? कस्टमर से। सो आई होप क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आपको। सो टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर डायरेक्टली फ्रॉम हिज ओन पॉकेट टू गवर्नमेंट, तो अपनी खुद की पॉकेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स सेलर कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, तो सेलर किससे कलेक्ट कर रहा है? अपने कस्टमर से कलेक्ट करता है टैक्स को और डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट को। यानी अपनी पॉकेट से जो सेलर है वो पे नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। तो जब अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो वो डायरेक्ट टैक्स है, और जब इनडायरेक्टली हम कस्टमर से पे करवा रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, राइट? तो एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है हमारा इनकम टैक्स, क्योंकि जब हमारी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो हम ही तो पे करेंगे, कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, प्लीज़ मेरे बदले का टैक्स तू भर दे। तो कोई बाहर का भरेगा? नहीं भरेगा। और दूसरा एग्जाम्पल है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? जो टैक्सेस कंपनीज के ऊपर लगता है ना, वो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। कंपनीज के ऊपर लगा हुआ टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स, और इनको हम डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म का डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म यही तो हम पढ़ रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी। आप सभी को पता होगा जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्टली पे होते हैं और इनको इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो टैक्स रिफॉर्म समझ गए? अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। आगे के टॉपिक चलते हैं, इसी तरीके से समझते हैं। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी जीएसटी, तो उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं हाथ के हाथ कि जीएसटी है क्या, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है कि जीएसटी के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले ये इमेज देख लेते हैं। जीएसटी क्या है? वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। ओके, टैक्स मतलब कर। तो जीएसटी जो है वो इंक्लूड करता है इन सभी टैक्सेस को, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सेस ड्यूटी, सीएसटी, वैट, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स। ये सारे टैक्स का एक मिला जुला टैक्स बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितने भी गुड्स पे टैक्स लग रहा है, जितनी भी सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है, वो टैक्स हमने इंक्लूड करके बना दिया एक सिंगल टैक्स जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। तो जीएसटी एक्ट कब आई थी? 29 मार्च 2017। तो आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है कि कब आई थी और कब इफेक्ट में आई थी। तो मोस्टली आपसे ये डेट पूछी जाती है कि कब वो इफेक्ट में आया था जीएसटी। तो इफेक्ट में जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017। और अगर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है प्रॉपर, तो आप जीएसटी के बारे में डेफिनेशंस वगैरह देकर और इन सारे टैक्सेस को मेंशन करके बता सकते हैं जीएसटी क्या है। ओके, तो बेसिकली इसका आइडिया क्या था जीएसटी का? इसका आइडिया था जितनी भी मल्टीपल लेयर्स टैक्सेस हैं
उसको एक टैक्स से चेंज कर दिया जाए जो कि है जीएसटी। ओके, यानी सारे मल्टीपल लेयर टैक्सेस को हटाकर एक सिंगल टैक्स लिया है जिसको हम जीएसटी बोलेंगे। सो द एम बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग द जीएसटी एक्ट वाज वन नेशन वन टैक्स। तो क्लियर हो गया होगा जीएसटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब कभी शायद आपको दोबारा से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, अच्छे से पॉइंट्स पे याद हो गया होगा। सो नेक्स्ट हमारा लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। तो इंडस्ट्रियल, ट्रेड, सर्विस, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आए गवर्नमेंट। तो उन्होंने सोचा कि भाई इंटरनेशनल सेक्टर के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म लेकर आए। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हमने पहले पढ़ रखा है फॉरेन एक्सचेंज। आई थिंक करेंसी का सिंबल इतना सही नहीं बना, पर समझ जाइएगा। ये रुपी है हमारा और ये डॉलर। सो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड करती है तो उसके लिए हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की नीड होती है कि हमारे को दूसरी कंट्री की करेंसी हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब करेंसी होगी तभी तो हम किसी भी गुड्स के बदले पे कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लेकर आए। सो फर्स्ट है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब आया था 1991 में, उस समय हमने जानबूझकर रुपी की वैल्यू को डिवैल्यू किया था, कम किया था। और ये क्यों किया था हमने, ताकि फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज इंक्रीज हो सके, हमारे पास इनफ्लो हो सके फॉरेन एक्सचेंज का। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमने इंडियन रुपी की वैल्यू को डिवैल्यू किया था। ओके, तो जब इंडियन रुपी की वैल्यू कम हुई तो उस समय पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीमेंट आ गया। समझ आया? जब हम कोई भी सामान कम रेट पर बेचेंगे तो बाहर से लोग आकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से सामान खरीदेंगे ना। तो जब ज़्यादा सामान हमसे खरीदेंगे तो हमारा इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, यानी बाहर से करेंसी हमारी कंट्री में आएगी, तो इससे हमारी फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी समझ आ गया। नेक्स्ट इज मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जब गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती है इंडियन रुपी को डिसाइड करने में, तो इंडियन रुपी को कौन डिसाइड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डिसाइड करती है हमारी मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन होती है हमारी, डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी समझ आती है कि कितनी हमारे फॉरेन करेंसी के बदले हमारे को इंडियन रुपी को रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो हमारे लिबरलाइजेशन का लास्ट रिफॉर्म है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, कि ट्रेड से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट लेकर आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू। सो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटेड इन 1991। और ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के रिफॉर्म्स क्यों आए थे, ताकि हम इंक्रीज कर सकें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकें, अपना इंटरनेशनल कंपटीशन बना सकें, इस वजह से हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिफॉर्म्स लेकर आए लिबरलाइजेशन के थ्रू। क्लियर है? तो मेजर रिफॉर्म्स क्या लाए थे हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में? इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस, कि भाई अगर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई भी सामान आ रहा है इंपोर्ट होकर, तो हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज जो थी वो रिड्यूस कर दी, वो कम कर दी। ठीक है, हटाई नहीं है, कम की है बस। और ये भी गवर्नमेंट ने क्यों किया, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा सके सही प्राइसेस में, तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया। नेक्स्ट है रिमूविंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। जितनी भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी उन्हें हटा दिया, कि भाई आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो इजीली एक्सपोर्ट करेंगे बिना किसी ड्यूटी के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सामान एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री में, तो उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। तो इम्पोर्ट के ऊपर जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसे भी हटा दिया गया था, कि अगर आपको हमारी कंट्री में इम्पोर्ट करना है गुड्स तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी, बट अब उस लाइसेंस को उन्होंने रिमूव कर दिया। बट एक्सेप्ट हजार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज।
तो जितनी भी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाली इंडस्ट्रीज थी उन सब को छोड़कर बाकी सब पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि भाई लाइसेंस हटा दिए, इस वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको कम रेट पर रॉ मटेरियल मिल जाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती थी। डोमेस्टिक मार्केट कौन है? हमारी कंट्री के मार्केट। ठीक है, जो भी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और उसके थ्रू मोर कॉम्पिटिटिव हो सके। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ही अच्छी होगी अगर लाइसेंस को रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें कम रेट पर रॉ मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा लिबरलाइजेशन कंप्लीट होता है। आगे अब हम समझते हैं प्राइवेटाइजेशन को। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइवेटाइजेशन है क्या। जो भी हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्राइवेट सेक्टर में चेंज करना प्राइवेटाइजेशन है। मतलब कोई भी फर्म है उसको पब्लिक से प्राइवेट में चेंज करना प्राइवेटाइजेशन है। तो डेफिनेशन देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ अ फंक्शन, एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है? तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्राइवेटाइजेशन के? टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्योंकि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स थे वो इतनी अच्छी एफिशिएंसी में काम नहीं करते थे एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर की जो एफिशिएंसी थी वो भी अच्छी थी और कॉम्पिटिटिव पावर जो थी प्राइवेट सेक्टर में वो ज़्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो जब कोई भी पब्लिक सेक्टर ट्रांसफ़र होता है प्राइवेट सेक्टर में तो वो उसके लिए एक बेनिफिशियल पार्ट होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का फंक्शनिंग जो है वो बहुत ही अच्छा रोल निभाता है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में। ओके, नेक्स्ट वन इज टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो जब ये पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाता है उस टाइम पे तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, एक अच्छी मैनेजमेंट बनाता है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हो। जो कि पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा से नहीं कर रहा था काम अब तक, वो सारे काम प्राइवेट सेक्टर में चेंज होने के बाद बहुत ही अच्छे से होने लगे। टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। तो पब्लिक सेक्टर फॉरेन करेंसी को इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा था एज लाइक प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट वन इज टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो प्राइवेट सेक्टर्स क्या करते थे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते थे रिसोर्सेज का। और हम सभी जानते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एक इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो हम सबको पता ही है जब इंडियन इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर्स हमने प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो वो किस वजह से किए हैं, ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाए क्यों थे, हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाए ही इसलिए थे ताकि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफ़र करा। ओके, क्लियर है? तो आपको इसकी डेफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। सो इसके कुछ मेजर्स हैं। फर्स्ट मेजर इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। सो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, जब किसी भी इक्विटी होल्डिंग्स का पार्ट सेल कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट इक्विटी होल्डिंग सेल करती है तो वो एक डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उन्हें समझते हैं। टू हेल्प पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी एंड बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन आया था। उसी के साथ रिड्यूस होती है फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर जितना ही फाइनेंशियल बर्डन होता है वो कम हो जाता है। और डिसइन्वेस्टमेंट का एक एम ये भी होता है कि वो लार्जर शेयर ऑफ ऑनरशिप को प्रमोट कर सकें। तो जितने ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी में कंपटीशन इंक्रीज होगा। ठीक है, टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंस। तो डिसइन्वेस्टमेंट का एक एम ये था कि पब्लिक फाइनेंस को भी इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट इज टू मेक मार्केट मोर डिसिप्लिन एंड कॉम्पिटिटिव। तो बेसिकली कॉम्पिटिशन इंक्रीज करना तो प्राइवेटाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव था। ठीक है, एंड लास्ट वन इज टू इनिशिएट डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में एक्सपेंशन हो सके। ठीक है,
तो इन्हीं सब एक्सपेंशन प्रोग्राम से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। क्लियर है? तो प्राइवेटाइजेशन का दूसरा मेजर है पॉलिसी फॉर नवरत्ना। नवरत्ना में क्या था? नवरत्ना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जो पर्टिकुलर कंपनीज थी जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल की थी, उन सबको अपने 9 रत्नों से रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया 1996 में। ठीक है, अगर नवरत्ना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवरत्ना पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। तो इन 9 रत्नों में 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल PSUs इंक्लूड किए गए और इन्हीं PSUs को नवरत्ना बोला गया। सो ये PSUs क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इन 9 रत्नों के बाद 2 रत्न और ऐड हुए थे, वो भी हमारी प्रॉफिट मेकिंग PSUs में ऐड हो गए थे, जिन्हें हम बोलते थे मिनी रत्नास। ठीक है, नवरत्न आए, उसके बाद 2 रत्न और ऐड किए गए जो कि थे मिनी रत्नास। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको इमेजेस में दिख रहा होगा, ये कुछ नवरत्ना कंपनीज हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, और ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, लाइक ओपेक है हमारा, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जितनी भी है, इलेक्ट्रॉनिक, गैस ऑयल, संचार निगम। तो ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी जो प्रॉफिट मेकिंग PSUs थे, वो हमारे नवरत्ना के नाम से जाना गया। तो ये भी प्राइवेटाइजेशन का एक मेजर था। पहला मेजर था डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा मेजर था पॉलिसी फॉर नवरत्ना। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको नवरत्ना और मिनी रत्ना बताया। उसके साथ एक और रत्न था, वो था महारत्न। तो ये 3 रत्न आपको याद रखने हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। और ये उसके एग्जाम्पल्स है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, SAIAL। ठीक है, ये जो है हमारा वो महारत्न में आएगा। और नवरत्न में हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और मिनी रत्ना में हमारे भारत संचार निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंडियन रेलवे कैटरिंग, ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको MCQ बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें से कोई भी एक आपको रख के पूछ सकते हैं कि कौन सा मिनी रत्न में आता है, कौन सा नवरत्न में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन की। अब आगे हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के वर्ड को देखकर ही हम समझ रहे हैं ग्लोबल लेवल पर बात हो रही है। ग्लोबल लेवल मीन्स पूरा जो ग्लोब है हमारा, पूरी जो अर्थ है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन क्यों किया इंडियन इकोनॉमी में? LPG जब आई तो लिबरल किया हमने, प्राइवेटाइज किया, फिर अब ग्लोबल कर रहे हैं। ग्लोबल क्यों कर रहे हैं? ग्लोबल इसलिए कर रहे हैं जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमने ग्लोबलाइजेशन भी हमारे रिफॉर्म में जोड़ दिया। तो ट्रेडिंग के लिए जब हम एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करते हैं तो वो हमारा ग्लोबल लेवल पे होता है, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन कहेंगे उसको। ठीक है, तो जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो तो आप एक चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये ज़रूर ट्रेड की बात कर रहा है। ओके, सो देखिए, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो देखिए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाकर जो काम हो रहा है, फ्री ट्रेड भी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। तो इट रेफर्स टू ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहे, गुड्स लेके, सर्विसेज लेके। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो अच्छे से बने रहेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे रहें इसलिए ग्लोबली हम ट्रेड करते हैं। तो जो ये इंटरडिपेंडेंस है कंट्रीज़ के बीच में, वो किसके रिगार्डिंग होती है? टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, कैपिटल के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर इकोनॉमी कोई भी काम करती है तो किस लिए करती है? ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। तो ग्लोबलाइजेशन भी इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड, जब ग्लोबल लेवल पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा तो उससे क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्लियर है? इंक्रीज कंपटीशन, जब हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कोई भी गुड लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारी कंट्री में भी कंपटीशन इंक्रीज होगा डोमेस्टिक कंट्री में। तो हमारी कंट्री सोचेगी हम डोमेस्टिकली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर लेते इस प्रोडक्ट को, तो वो लोग एनकरेज होंगे, उनके बीच कंपटीशन बढ़ेगा कि ये प्रोडक्ट हम भी अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें। तो इससे क्या होगा? इनोवेशन
इंक्रीज होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी कंट्री में, ठीक है। सो इंक्रीज कंपटीशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं हमारे, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, उन सब का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। एंड फोर्थ वन इज कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज किस बेसिस पे? हम हमारे यहाँ के परिधान यानी कि कपड़े, जो हमारा कल्चर है, लाइक सिल्क साड़ी है, सिल्क साड़ी की जो डिमांड है वो फॉरेन कंट्री में क्या होगा, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलती है, तो वहाँ पर डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज चलता रहता है कि वहाँ का कल्चर हम अपनी कंट्री में अडॉप्ट करें और हमारी कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री अडॉप्ट करे। ओके, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, लाइक पेप्सी, कॉक, नेस्ले, फेसबुक, एमवे, ठीक है, ब्लैकबेरी, टाटा, मैकडोनल्ड। अब मैकडोनल्ड्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो मैकडोनल्ड के एग्जांपल से आप इजीली समझ जाएंगे ग्लोबलाइजेशन को, क्योंकि मैकडोनल्ड्स आपको हर जगह मिल जाएगा और हर कंट्री में मिल जाएगा। मीन्स इसकी फ्रेंचाइजी जो है वो ग्लोबली इस्टेब्लिश्ड है, तो मैकडोनल्ड्स का जो कल्चर है वो ओवरऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है। सो मैकडोनल्ड्स के थ्रू क्या हो रहा है, हर जगह अमेरिकन कल्चर स्प्रेड हो रहा है। अभी हमने पीछे देखा था कि जो कल्चर होता है वो एक्सचेंज होता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था ग्लोबलाइजेशन का कि कल्चर एक्सचेंज होता है। सो मैकडोनल्ड के थ्रू क्या हो रहा है, हर जगह अमेरिकन कल्चर स्प्रेड हो रहा है। लाइक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की डिमांड में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। हर कंट्री में हर कोई डिमांड कर रहा है बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, वो भी किसके थ्रू, मैकडोनल्ड के थ्रू, क्योंकि आपको वहाँ पर सस्ते में और रीजनेबल प्राइस में क्या अवेलेबल मिलता है, बर्गर मिल जाता है, जो कि पॉकेट फ्रेंडली होता है सबके लिए। सो दैट्स वाई मैकडोनल्ड के थ्रू क्या हो रहा है, अमेरिकन कल्चर स्प्रेड हो रहा है। सो हर कंट्री लाइक इंडिया वो अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, और ये पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्लियर है? तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा ग्लोबलाइजेशन क्या है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या फ़ायदे होते हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू होती है एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ। जितनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्लोबली वर्क करेगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ होगी। इसमें क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करते हैं, कंपनीज़ को स्टैब्लिश करते हैं। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कौन से होते हैं, जहाँ पर कोई भी बसावट ना हो, ऐसा एरिया, ठीक है। तो वहाँ पर जाके क्या होता है, स्टैब्लिश कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ को, और जब कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो नंबर ऑफ न्यू जॉब्स जनरेट होती है। जब जॉब्स जनरेट होती है तो उसी की वजह से ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया जाता है उन एरियाज़ के लिए, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए, जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, ज़्यादा बसावट नहीं है, दुकानें नहीं हैं। तो ऐसी जगहों पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इस्टेब्लिश की जाती है, और फिर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के बाद वहाँ पर बसावट भी हो जाती है, वहाँ लोग भी आना शुरू हो जाते हैं, लोगों को जॉब्स मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब जॉब्स के लिए लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, लाइक गुड़गांव है, पहले वहाँ पर इतनी एमएनसीज वगैरह नहीं थी, तो अब जब एमएनसीज आ गई है तो वहाँ पर लोग पहुँचने लगे हैं, नई नई जॉब्स अवेलेबल होने लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वहाँ पहुँचने लगी है, ठीक है। तो ऐसे ही जोन्स पर क्या होता है, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करती है बाहर की कंपनी आके, ठीक है। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ होना। आप इन सब की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम के लिए आपके लिए इजी रहेगा। बस मैं आपको इन सारे पॉइंट्स को समझा देती हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे को इसमें लिखना क्या है। सो इंक्रीज इन कंपनसेशन, जब ग्लोबली कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है तो जो इंटरनेशनल कॉपरेशन होती है वो ऑफर करती है मोर स्किल और एक्सपर्टाइज देन डोमेस्टिक कंपनीज, यानी जो हमारी कंट्री की खुद की जो कंपनीज हैं उनसे ज़्यादा बेटर जो ऑप्शंस मिलते हैं वो हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन में मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनसेशन इंक्रीज होता है। दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कॉज चेंजेस टू मैनेजरियल स्ट्रक्चर, और यही अपॉर्चुनिटी कॉज करती है मैनेजरियल स्ट्रक्चर में चेंजेस को। ओके, नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ लिविंग, जब इंटरनेशनली कोई कंट्री हमारी कंट्री में आके अपनी कोई फर्म खोलेगी, ठीक है, तो अपनी फर्म खोलेगी तो हमारा स्टैंडर्ड जो होगा लिविंग का वो इम्प्रूव होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज एनकरेजेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस कल्चर। तो सेम वही बात, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में ग्लोबली ट्रेड कर रही है तो जब ट्रेड होता है तो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप अच्छा बनता है। तो एक कंट्री का रिलेशन जब दूसरी कंट्री के साथ अच्छा बनेगा तो कॉपरेशन और पीस आ जाएगा ग्लोबल स्केल पर, ठीक है। नेक्स्ट इज एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जब एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हो रही है, कॉम्पनसेशन इंक्रीज हो रहा है,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ तो पॉसिबल है ही, ठीक है। जब एक कंट्री हमारी कंट्री में आती है तो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आती है, अपना इनोवेशन लेकर आती है, तो उससे क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंट्री होती है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमी की ग्रोथ ही होती है, क्योंकि लेबर जो है वो अच्छा कमा रहा है, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, तो इसकी वजह से इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्लियर है? सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन रेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दोज कंट्रीज पॉपुलेशन, कि जब दूसरी कंट्री आके कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, कोई भी स्टैब्लिशमेंट करती है, एमएनसी स्टैब्लिश करती है या मैकडी खोलती है, तो उससे लोगों के लिए जॉब जनरेट होगी। जब जॉब जनरेट होगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खुद ही इम्प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्लियर है? अब चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ, कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। सो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस, इनस्टेबिलिटी इन द मार्केट। मार्केट में इनस्टेबिलिटी आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज इन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, क्योंकि हमने फ्रीडम दे दी है कि कोई भी कंट्री बाहर से आकर हमारी कंट्री में ट्रेड कर सकती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जब वो ट्रेड कर सकती है, उसको कोई बैरियर नहीं लगा रखा, हमने कोई ट्रेड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा, तो इससे इनस्टेबिलिटी आ सकती है मार्केट में। कॉजेज इन्वायरमेंटल डैमेजेस, जब कोई भी कंट्री हमारी कंट्री में आई है तो क्लियर है वो इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं उन इंडस्ट्रीज की वजह से पड़ेगा, लाइक इंडस्ट्री लाइक फिशिंग विद द बेस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और रूल्स। तो ये डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री आके हमारी कंट्री में स्टैब्लिश हो रही है और वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती है, ठीक है। और लास्ट वन इज एनकरेजेस वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन। तो इसको ध्यान से समझिएगा, किसी भी कंट्री में अगर फाइनेंशियल इशू होता है तो वो दूसरी कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। रीजन कैन क्विकली इन्फ्लुएंस अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो 2007 टू 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसे हम ग्रेट रिसेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो जब ग्लोबली रिसेशन आ रहा था तो उसमें मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के थ्रू नेशनल इकोनॉमी को गवर्न किया गया। क्लियर है? तो ग्लोबली अगर हम कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं या बाहर की कंट्री से कोई भी सर्विस हम ले रहे हैं, तो उसके जितने फायदे हैं उसके साथ साथ उसके नुकसान भी हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में तो बेसिकली यही है, जितने फायदे हैं उसके साथ उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ओके। सो हमने समझ लिया ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो प्रमोट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को इंडियन इकोनॉमी में। तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होता है बेसिकली रिडक्शन इन टैरिफ्स की वजह से। जब टैरिफ कम लगेगा, टैरिफ हमारा डिक्लाइन हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, टैरिफ के डिक्लाइन होने से हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो एनकरेज होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ आके क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ओके। क्लियर है? तो जस्ट टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करने से, विड्रॉल करने से हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। तो जब इंडियन इकोनॉमी दूसरी कंट्री के साथ ग्लोबली ट्रेड करती है तो वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी होती है। ये नहीं होता कि हम आज या 2-3 महीने तक काम चला लेते हैं दूसरी कंट्री के साथ कि भाई आप आइए और अपना मैकडोनल्ड खोल लीजिए, ठीक है। कितने महीने के लिए? 5 मंथ्स के लिए खोल लीजिए। तो क्या ये पॉसिबल है? कोई आके 5 महीने के लिए अपनी कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे हमारी कंट्री में? ऐसी बेवकूफ़ी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी होती है, वो लंबे समय तक चलती है, ठीक है। तो ये एक लिबरल पॉलिसी है। क्लियर है? ये क्या है? लिबरल पॉलिसी। तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन होता है वो नियरली 5 ईयर्स का होता है, यानी 5 साल से कम का तो पीरियड होता ही नहीं है। तो जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू अगर कोई भी इंडस्ट्री हमारी कंट्री में आके स्टैब्लिश होती है या हमारी कंट्री की दूसरी कंट्री में जाके स्टैब्लिश होती है, तो 5 ईयर तो कम से कम वो चलेगी, ठीक है। एक एग्रीमेंट साइन होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी होती है। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है वो विड्रॉल कर लिए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल इम्पोर्ट्स आइटम हैव बीन टोटली विड्रॉल। जितने भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोर्ट आइटम्स पे लग रहे हैं, यानी कि अगर हम अपनी कंट्री में बाहर की कंट्री से कुछ मंगा रहे हैं, दैट्स मीन्स इम्पोर्ट, ठीक है। तो उस पे से रेस्ट्रिक्शन हटा दिए जाते हैं ताकि बाहर की कंट्री इजीली हमारे साथ ट्रेड कर सके। और ये क्यों किया जाता है? प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड इन्हेंसिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ताकि हमारे जो रिलेशन है वो इंटरनेशनली बन सके
और फ्री ट्रेड की वजह से ही इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी लिमिट कब इंक्रीज होगी? जब फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेज होगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट करता है हमारे यहाँ कंट्री में आके, तब हमारी इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। लास्ट वन इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या है? जब हम सेल या परचेज करते हैं फॉरेन की करेंसी को, या तो हम फॉरेन करेंसी को सेल करते हैं, ठीक है, या फिर हम फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं, तो वो हमारा होता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? करेंसी, ठीक है। करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं करेंसी को कन्वर्ट? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन। जब हमारे को दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम फॉरेन ट्रांजैक्शन करने के लिए उनकी करेंसी हमारे पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी समझ आ गया होगा। और ये होता है मार्केट प्राइस के ऊपर, याद रखिएगा, मार्केट प्राइस। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसमें ही हम करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। ओके, क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा जो एलपीजी है वो कंप्लीट होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो बार बार पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, टैरिफ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था टैरिफ क्या है, एक बार उसमें डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। सो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ क्या है? जब टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, किस लिए? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनका कोई लॉस ना हो, इस वजह से हम टैरिफ लगाते हैं, ताकि टैरिफ लगे होंगे तो हम जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या करेंगे? कम डिमांड करेंगे। तो क्या होगा? प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। ओके, सो इसके थ्रू हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। वहीं पर अगर बात करें हम नॉन टैरिफ की, ये वो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो टैक्सेस के अलावा होते हैं, ठीक है। और ये इम्पोज होते हैं इम्पोर्ट्स बाय द कंट्री। और टैरिफ इंक्लूड करते हैं हमारी कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, क्लियर है। और नॉन टैरिफ बैरियर्स में हमारे कोटाज और लाइसेंस आ जाते हैं। तो कोटाज और टैरिफ में क्या डिफरेंस है? कोटा जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ अ गुड पे लगता है, ठीक है। अगर हम कोई भी इम्पोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्री से, तो उसकी टोटल जो क्वांटिटी हम मंगवा रहे हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगने वाला जो टैक्स है वो कोटाज होगा, ठीक है। और जो टैरिफ है वो वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज इम्पोज्ड ऑन द फिजिकल यूनिट। सो वही क्लियर कर रहा है, जो टैरिफ है वो फिजिकल यूनिट्स पे लगता है, लाइक पर टन और वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, ओके। और नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो क्वांटिटी पे और क्वालिटी ऑफ गुड्स पे लगते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, कोटा जो होता है वो क्वांटिटी पे लगता है और जो टैरिफ है वो फिजिकल यूनिट्स पे लगता है, क्लियर है। तो आपको यहाँ से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पे अब आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है इंडियन इकोनॉमी का वो कंप्लीट होता है। अब इसमें से एक टॉपिक आपका डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी बचा है, उस पर मैं आपके लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी, तो वो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर।